नमस्कार। आज फिर आपके साथ एक जाना माना चेहरा लेके आ रहा हूं। उनसे पहले भी आपकी मुलाकात करा चुका हूं। वो हैं संदीप शर्मा जी, जो कि एसबीआई म्यूचुअल फंड के नेशनल हेड हैं। चूंकि एसबीआई म्यूचुअल फंड का एक नया फंड ऑफर आया है एसबीआई मल्टी कैप के रूप में, तो हम लोग समझने की कोशिश करते हैं उन्हीं से कि एसबीआई मल्टी कैप फंड इस वक्त लाने की क्या वजह थी और उसमें क्या ऐसी खासियत है। नमस्ते संदीप सर, कैसे हैं आप? नमस्कार नमस्कार मिश्रा जी, बहुत बढ़िया। आप बताइए, आप कैसे हैं? सब बहुत बढ़िया। आपको देख के तो वैसे ही मेरी एनर्जी बढ़ जाती है। अरे आप अरे, शुक्रिया आपकी सर। बातों को सुनना और उससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो मुझे जैसे सर, ही ये मौका फीलिंग मिलता है जो आपके साथ आ है जाता हूँ। जी सर, सर, ये आपने क्या कहा? फीलिंग बिल्कुल, मैंने कहा ये फीलिंग बिल्कुल म्यूचुअल है सर। हमें भी ऐसा ही लगता है सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। क्योंकि फिजिकली हम लोग बहुत ज्यादा इस बीच में मिल नहीं पाए हैं। आने वाले दिनों में निश्चित रूप से फिजिकली भी मुलाकात होगी, आमने सामने भी बैठेंगे। मगर जूम के सहारे आज जी सर्टेन कुछ क्वेश्चंस थे, क्योंकि आपका एक एनएफओ आया है। तो उससे रिलेटेड मैं चाह रहा था कि कुछ प्रश्न करूं आपसे, ताकि उसको लेके फिर लोग समझ सके, देख सकें कि क्या है नए एनएफओ में। जो आप लोगों ने अभी नया एनएफओ लेके आए हैं, मल्टी कैप फंड, एसबीआई मल्टी कैप फंड। तो सबसे पहला प्रश्न ये है कि अभी इस मल्टी कैप की क्या जरूरत पड़ गई आप लोगों को? वाई एसबीआई मल्टी कैप नाउ? सर, अगर आपको बिल्कुल सच्ची सच्ची बताएं तो मल्टी कैप फंड एक ऐसी कैटेगरी है जहां पर हमारा प्रोडक्ट गैप था। आपको मालूम होगा, जब सेबी ने रेगुलेशन लेकर आए और हमें अपने मल्टी कैप को फ्लेक्सी कैप बनाना पड़ा, क्योंकि हम उसको उसी तरह से चला रहे थे। तो ये एक प्रोडक्ट गैप हमारे को नजर आया। और इसलिए हमने सोचा कि इसका हम एनएफओ तो करना ही है, तो अभी क्यों नहीं। आप हमें सवाल कर सकते हैं कि ये समय क्यों आपने चुना। तो समय करेक्ट। इसलिए भी है कि अल्टीमेटली अगर हम आप हमारा इन्वेस्टमेंट प्रोसेस देखें, हमारा इन्वेस्टमेंट स्टाइल देखें, हमारे प्रोडक्ट्स को देखें, तो हम हमेशा से ही लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में बिलीव करते हैं। और आज की डेट में भी जो कोई इन्वेस्टर भी इस फंड में आएगा, हमें वो उसे लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से ही आना चाहिए। इक्विटी के अंदर कोई भी इन्वेस्टमेंट 5 साल से कम की आज की वैल्यूएशन लेवल पे सेंस नहीं बनता है। तो वेरी करेक्ट। हमने ये सोचा, लेके जाते हैं प्रोडक्ट के अंदर जिस तरह से हम इसे मैनेज करेंगे वो बहुत हटके है। अ, अ, उससे आपको और इन्वेस्टर्स को और डिस्ट्रीब्यूटर्स को ये भी मालूम चलेगा कि एसबीआई म्यूचुअल फंड की स्ट्रेंथ क्या है। अगर आप देखें पिछले 5-7 साल में, अगर इंडस्ट्री की ग्रोथ हुई है तकरीबन 20-22% सीएजीआर की, तो एसबीआई म्यूचुअल फंड ग्रो किया है अराउंड 38% सीएजीआर से। तो ये जो हमने डबल द इंडस्ट्री ग्रोथ कर पाए हैं, तो कुछ तो हम सही कर रहे हैं। तो इस फंड के जरिए हम अपने इन्वेस्टमेंट प्रोसेस को भी और क्लियरली डिफाइन कर पाएंगे, लोगों को बता पाएंगे, लोगों का विश्वास और जीत पाएंगे, ऐसी हमें उम्मीद। सर, आपने जो कहा अभी कि एसबीआई 38% से एज ए एएमसी ग्रो कर रही है, तो सचमुच में इसके लिए आप और आपकी फंड मैनेजमेंट टीम बधाई की पात्र है। ये सचमुच जिस तेजी गति से इंडस्ट्री भी बढ़ रही है और साथ में साथ आप जो लीडरशिप की भूमिका अपना रहे हैं, आप, ये बखूबे तारीफे काबिल है सर। आपका आपने जो थैंक यू। कहा अभी प्रोसेस के बारे में सर, मैं उसी से दूसरा प्रश्न ही समझना चाहता था, क्योंकि मार्केट में और बहुत सारे मल्टी कैप है। क्योंकि आफ्टर सेबी के रिस्ट्रिक्शंस या न्यू रेगुलेशन आने के बाद नोमेनक्लेचर जो चेंजेस हुए इन लोगों के, तो बहुत सारे मल्टी कैप आ गए हैं मार्केट में। तो आपका मल्टी कैप क्या डिफरेंस करेगा? क्योंकि मल्टी कैप का मतलब जो हम लोग समझते आ रहे हैं कि 25% उसका लार्ज कैप कंपलसरी है, 25% मिड कैप कंपलसरी है, 25% स्मॉल कैप कंपलसरी है और 25% फंड मैनेजमेंट की लिबर्टी है कि उसको जहां समझ में आता है वहां ले जा सकता है। तो आप अलग क्या करने वाले हैं इसमें? तो सर, आपने बिल्कुल सही कहा। सेबी ने एक कॉन्स्ट्रक्ट डिफाइन किया है प्रोडक्ट का, जिस कॉन्स्ट्रक्ट में मिनिमम 25% लार्ज कैप, मिनिमम 25% मिड कैप और मिनिमम 25% स्मॉल कैप हो सकता है। ये हमारे फंड में भी होगा, और जो रिमेनिंग 25% है वो हम अपनी कन्विक्शन के हिसाब से लगाएंगे। मगर हमारी जो सिमिलैरिटी है बाकी मल्टी कैप से, वो यहीं पे खत्म हो जाती है। इसके अलावा हम मल्टी कैप में जो क्या कर रहे हैं वो मैं आपसे थोड़ा शेयर करना चाहूंगा, और वहीं पे डिफरेंशिएशन क्लियरली नजर आएगा।
देखिए, हमने आपसे पहले भी कई बारी बात की है, और हमने अपनी जब इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी या इन्वेस्टमेंट स्टाइल के बारे में बताया है, हमारे फंड हाउस के अंदर हमने कभी भी स्टार फंड मैनेजर कोई आपको नहीं मिलेगा। आर श्रीनिवासन जो आज हमारे सीआईओ एक्विटी भी हैं, मैं जितनी भी मीटिंग्स एड्रेस करता हूँ, वहां पे मैं एक सवाल जरूर पूछता हूँ कि कितने लोग आर श्रीनिवास ये जानते हैं कि हमारा सीआईओ एक्विटी कौन है। तो आपको मुझे बिलीव करना पड़ेगा सर कि अगर मैं 10 मीटिंग्स में सवाल पूछूं तो 7 मीटिंग्स में लोगों को नहीं मालूम। और अगर मैं अगला सवाल पूछता हूं कि कितने लोग एसबीआई फोकस्ड इक्विटी बेचते हैं, जो कि आर श्रीनिवासन मैनेज करते हैं, तो वो हाथ बहुत ज्यादा उठ जाते हैं। तो कहने का मतलब है कि कहीं ना कहीं हम लोगों का जो मंशा थी 2008 में, जब हमने अपने यहाँ पे रिस्ट्रक्चरिंग करी, जब नवनीत ज्वाइन किए, जब आर श्रीनिवासन ज्वाइन किए एसबीआई म्यूचुअल फंड में, और हमने जो अपना पूरा इन्वेस्टमेंट प्रोसेस ले डाउन करना शुरू किया, तब एक ही डिसीजन किया था कि इंडिविजुअल लेड फंड मैनेजमेंट नहीं करेंगे, और अपने यहाँ पे अच्छी टीम बनाएंगे, बड़ी टीम बनाएंगे, और कलेक्टिवली काम करने की कोशिश करेंगे। तो आज एसबीआई म्यूचुअल फंड में जो हम नंबर 1 एएमसी तो हैं, बट हमारी जो इन्वेस्टमेंट टीम है वो पिछले 5-7 साल से, जब हम नंबर 1 नहीं भी थे तब भी लार्जेस्ट इन्वेस्टमेंट टीम है हमारी। नंबर ऑफ इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स, एनालिस्ट, डीलर्स मिलाकर जो टीम बनती है, इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट इन द इंडस्ट्री। अभी ये लार्ज हमें क्यों बनानी पड़ी? बिकॉज ऑफ आवर इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी, बिकॉज ऑफ आवर थॉट प्रोसेस। हमारा थॉट प्रोसेस क्या है कि हम, क्योंकि किसी एक इंडिविजुअल को बहुत ज्यादा श्रेय नहीं देना चाहते, क्योंकि वो सही भी नहीं है, हम ये बिलीव करते हैं कि किसी भी और इन्वेस्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन में जो एनालिस्ट है उसका रोल बहुत क्रिटिकल होता है। और हमारी ऑर्गेनाइजेशन में एक एनालिस्ट जो है वो एक फंड मैनेजर से ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है। हम ये प्रिज्यूम करके चलते हैं कि एनालिस्ट जो भी कहता है वो सही है। उसके पीछे ऐसा हम क्यों सोचते हैं? बिकॉज एनालिस्ट अपने सेक्टर में जितने भी स्टॉक्स हैं उसके बारे में जितनी अच्छे से जानकारी रखता है, वो एक फंड मैनेजर नहीं रख पाता। क्योंकि फंड मैनेजर को 7-8 सेक्टर्स को ट्रैक करना होता है, 7-8-10 सेक्टर में से स्टॉक चुनने होते हैं। तो वो एक फंड मैनेजर एक एलोकेटर है, और एक एनालिस्ट जो है वो एक्चुअल में ग्राउंड में काम करता है, मैनेजमेंट से मिलता है, कॉम्पिटिटर से मिलता है, सप्लायर से मिलता है, एक्स एम्प्लॉय से मिलता है, फाइनेंशियल मॉडल बनाता है कंपनी का, कंपनी के फाइनेंशियल्स को देखता है। और इसलिए एनालिस्ट, एक किसी भी सेक्टर का एनालिस्ट अपने सेक्टर के स्टॉक्स के बारे में एक एक्सपर्ट है। तो ये हम हमेशा से करते आए, और हमारे पास एक एसबीआई फ्लेक्सी कैप फंड है जो कि एक एनालिस्ट मैनेज पोर्टफोलियो है, जिसमें एनालिस्ट ही उनको मैनेज करते हैं। अभी हमने ये इस फंड के जरिए अपने इस प्रोसेस को और रिफाइन किया है, और इसमें हम क्या कह रहे हैं कि इस फंड के अंदर जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा, जैसे इस फंड के फंड मैनेजर आर श्रीनिवासन, मगर आर श्रीनिवासन के लिए जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा पोर्टफोलियो क्रिएशन का, उनको हम आज की डेट में हमारे पास 81 ऐसे स्टॉक्स हैं, 81 ऐसे स्टॉक्स हैं जो हमारी पूरी एनालिस्ट टीम के हाई कन्विक्शन आइडियाज। तकरीबन हम एज ए कंपनी 800 स्टॉक्स को ट्रैक करते हैं, जिनमें से 350 स्टॉक्स हमारी एक्टिव कवरेज में आते हैं। अब इन 350 स्टॉक्स के अंदर से 81 स्टॉक ऐसे हैं जिन पे एनालिस्ट का बाय रेटिंग, और एनालिस्ट का बाय रेटिंग का मतलब ये एनालिस्ट टीम के हाई कन्विक्शन स्टॉक्स हैं। तो आर श्रीनिवासन का इस फंड में काम शुरू होगा जब उन्हें ये 81 स्टॉक्स मिलेंगे, और उन्हें जो पोर्टफोलियो है वो इन्हीं 81 स्टॉक्स में से बनाना है। वो अपनी एबिलिटी से इन 81 स्टॉक्स को 30-35 स्टॉक्स तक लेकर आएंगे, और एसबीआई मल्टी कैप का पोर्टफोलियो बनेगा। अब मैं क्यों कह रहा हूं ये डिफरेंट है? ये डिफरेंट इसलिए है क्योंकि इसमें कोई एक इंसान डिसाइड नहीं कर रहा कि हमें क्या करना है। जैसा कि आपने शुरू में बताया, एज मल्टी कैप फंड का जो कॉन्स्ट्रक्ट है उसमें 25% लार्ज कैप, 25% मिड कैप, 25% स्मॉल कैप होता है। तो इसमें अगर एक इन्वेस्टमेंट मैनेजर मैनेज करेगा तो हमें ऐसा लगता है कि उसकी सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस हर इंडिविजुअल का लिमिटेड है। दूसरा, हर इंडिविजुअल की बाइसेस हैं। तो उससे अगर आप एक पोर्टफोलियो, ऐसा पोर्टफोलियो मैनेज कराओगे जहां पे डिफरेंट मार्केट कैप्स के स्टॉक्स होंगे,
तो शायद वो इतना अच्छा आउटकम नहीं दे पाएगा। यहाँ पर हमारी 15 मेंबर जो एनालिस्ट टीम है, उनके जो बेस्ट स्टॉक आइडियाज है उनसे हम पोर्टफोलियो बनाएंगे, तो हमें लगता है इसका आउटकम जो है वो काफी अच्छा रहेगा। इससे प्रोडक्ट की रिस्क प्रोफाइल थोड़ी कम हो जाएगी और रिटर्न जनरेट करने की कैपेबिलिटी में कोई कमी नहीं है। तो यही डिफरेंशिएशन है। सचमुच सचमुच ये आपने जो कही एनालिस्ट की इंपॉर्टेंस, बिल्कुल सही बात है कि अल्टीमेटली देखेंगे रूट लेवल पे तो एनालिस्ट ही खोज के लाते हैं स्टॉक्स को, भले फंड मैनेजर्स का चेहरा होता है और उनकी सिलेक्शन होती है। मगर साथ ही साथ मेरा एक प्रश्न और है सर, कि आपने भी कहा कि 35 स्टॉक्स की पोर्टफोलियो बनाएंगे, तो ये एक कंसंट्रेटेड पोर्टफोलियो होगा जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ कि नॉर्मली जब भी हम लोग मल्टी कैप फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में देखते हैं तो 60-70 स्टॉक्स होती है, तो ये काफी कम रखने की वजह क्या हो सकती है, 35 पे ही सीमित रख रहे हैं? या ये एक डेफिनेटली एक सेकंड डिफरेंशिएशन है। इसके अंदर हम काफी फोकस्ड वे में इन्वेस्ट करेंगे। वो उसका सबसे बड़ा कारण है हमारा इन्वेस्टमेंट मैनेजर। हमारा इन्वेस्टमेंट मैनेजर जो आर श्रीनिवासन है, उनका अगर आप इन्वेस्टमेंट स्टाइल देखें तो वो कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो मैनेज करने में ज्यादा कंफर्टेबल रहते हैं। जैसे अगर आप देखें फोकस इक्विटी में 24 स्टॉक हैं, आज उनके पास जो स्मॉल कैप है उसमें 45 स्टॉक है, बिकॉज स्मॉल कैप का साइज बढ़ गया है। पर उनके लिए आइडियल नंबर ऑफ स्टॉक 25-30 ही होते हैं। और दूसरा ये भी है क्योंकि हमारी स्टार्टिंग पॉइंट इस फंड में एनालिस्ट की हाई कन्विक्शन आइडियाज है, और उन आइडियाज को हम एनालिस्ट से रेटिंग भी करवाते हैं कि नंबर 2 भैया, 1 कौन सा है, 2 कौन सा है, 3 कौन सा है। तो हम एक ऐसा पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं जिसमें बेस्ट स्टॉक हो और उनको हम राइटली साइज कर सकें। सर देखिए, पोर्टफोलियो मैनेजर का जो एक्चुअल एबिलिटी होता है वो एक अच्छा स्टॉक आइडेंटिफाई करना ही नहीं होता है, बट उसकी राइट साइजिंग भी करना होता है। यानी कितना परसेंटेज आप लेंगे ताकि आप अच्छे से अल्फा जनरेट कर पाए। आइडेंटिफाई स्टॉक करना आसान है, पर उसे राइट साइज करना मुश्किल है, क्योंकि अगर आप मैक्सिमाइज करना चाहते हैं अपने रिटर्न को तो आपको राइट साइजिंग भी जरूरी है। और हमें ऐसा लगता है कि ये 30-35 स्टॉक भी जो मैंने आपको 35 स्टॉक बोले, वो भी ये प्रेमाइस है कि अगर समझिए आप सबके आशीर्वाद से और जो सपोर्ट हमें हमेशा से आप लोगों से मिली है, अगर ये 8-10 हजार करोड़ का फंड बन गया तो इसके स्टॉक्स जो होंगे वो तकरीबन 30-35 के बीच में होंगे। अगर ये इससे कम का रहता है तो स्टॉक और भी कम हो सकते हैं। स्टॉक मतलब कि आप ये सोचिए 25 से 35 स्टॉक का पोर्टफोलियो बनेगा, जो कि अगेन एक क्लियर डिफरेंशिएशन है अगर आप मार्केट में जो बाकी मल्टी कैप पोर्टफोलियोज हैं उससे अगर आप इसे कंपेयर करें। वेरी करेक्ट संदीप सर, मैं उम्मीद करता हूं कि जिस तरह से आपने बाकी फंड को लेके परचम लहराया है, ये फंड भी उतना ही बढ़िया परफॉर्म करेगा और इन्वेस्टर्स के लिए ढेर सारा वेल्थ क्रिएट करेगा। मगर साथ ही साथ जो मेरा अगला प्रश्न यही है कि किस तरह के इन्वेस्टर और किस माइंडसेट के इन्वेस्टर्स को इस फंड में आप लोग समझते हैं कि आना चाहिए? सर ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, और इसके ऊपर हमने भी खूब काफी डिबेट किया था कि जब हम एक प्रोडक्ट को मार्केट में लेके जा रहे हैं तो किन इन्वेस्टर्स को इसको देखना चाहिए, उसके बारे में हमने काफी सोचा। हमें ऐसा लगता है कि जितने भी फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर्स हैं, ये जो मिलेनियर्स जिनको हम कहते हैं, जो कि आज की डेट में इक्विटी मार्केट्स को बहुत सीरियसली देख रहे हैं और उसमें सीरियस इन्वेस्टमेंट्स भी उन्होंने करी हैं पिछले 2 साल के, वो एक सिंपल एक बहुत ही सिंपल प्रोडक्ट है जिसके अंदर हर मार्केट कैप का एक्सपोजर उन्हें मिले, रादर देन वो ये सोचें कि भैया एक लार्ज कैप फंड कौन सा लूं, मिड कैप कौन सा लूं, स्मॉल कैप कौन सा मैं फंड लूं। ये मल्टी कैप फंड फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर्स और मिलेनियर इन्वेस्टर्स के लिए एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। दूसरा, हमने ये भी देखा है कि जैसे जैसे किसी इंडिविजुअल की इन्वेस्टमेंट जर्नी चलती है तो हमने देखा है कि वो नए फंड्स ऐड करता जाता है अपने पोर्टफोलियो में, और यूजुअली एक नॉर्मल इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो में 15-20 फंड आ जाते हैं। अब उससे होता क्या है कि नंबर ऑफ स्टॉक्स बहुत ज्यादा आपका एक्सपोजर हो जाता है नंबर में, और मटेरियल आउट परफॉर्मेंस मार्केट को करने की क्षमता घट जाती है। तो ये फंड कंसोलिडेशन के लिए एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। अगर किसी के पास बहुत ज्यादा पोर्टफोलियोज बन गए हैं, उसको कंसोलिडेट करके इसे एक फंड में डालें। इस फंड के अंदर हर मार्केट कैप का एक्सपोजर मिलता है और इसलिए वो भी एक टारगेट इन्वेस्टर। तीसरा, जो लोग लॉन्ग टर्म इक्विटी इन्वेस्टमेंट
में बिलीव करते हैं, लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग में बिलीव करते हैं, वेल्थ क्रिएशन में बिलीव करते हैं, जो भी लॉन्ग टर्म होराइजन जिन लोगों का भी है उनके लिए भी एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। और फाइनली जो हमें लगता है, जो डायरेक्ट इक्विटी के अंदर भी लोग इन्वेस्ट करते हैं, देखिए पिछले 2 साल में मार्च 2020 से लेकर अगर आप दिसंबर 2021 तक की बात करें तो कोई भी एक बहुत ही मीनिंगफुल करेक्शन मार्केट्स में नहीं देखा गया। अब उससे क्या होता है कि लोग जो नए इन्वेस्टर 2020 मार्च के बाद आए हैं, उन्हें ऐसी फीलिंग होने लग गई है कि वो जो जहां पर भी हाथ रखते हैं पैसा बन जाता है। अभी जनवरी के अंदर जिस तरह से मार्केट के अंदर उतार चढ़ाव हमने देखा, जो वॉलेटिलिटी आई, और हमें उम्मीद है ये वॉलेटिलिटी आगे अभी कुछ समय तक रहेगी, तो उनको भी डाउट होना शुरू हो गया है कि भैया आज जो पेपर पे प्रॉफिट है वो कल को रहेगा कि नहीं रहेगा। तो उन इन्वेस्टर्स के लिए भी एक अच्छी ऑप्शन है कि पैसा कमाया है जो, उसको आप बुक करिए और एक प्रोफेशनल मैनेजर को पैसा दीजिए। और यहाँ पर तो सर हमारी पूरी टीम कलेक्टिवली लगेगी वो 80-85 स्टॉक्स आइडेंटिफाई करने के लिए जो कि हाईएस्ट कन्विक्शन आइडियाज होंगे, और वो आइडियाज लार्ज कैप में भी होंगे, मिड कैप में भी होंगे, स्मॉल कैप में भी होंगे, ताकि हम एक अच्छा पोर्टफोलियो अपने इन्वेस्टर्स को दे सके। सर इस फंड के खत्म होने के बाद जब इसका पोर्टफोलियो बन जाए, इन्वेस्टर से जब भी हम मिलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर से जब भी हम मिलते हैं, तो एक सवाल बहुत आता है कि आपको क्या अच्छा लगता है। ये एक बड़ा ही नॉर्मल सवाल। तो अगर आज के बाद कभी किसी एडवाइजर को, किसी एमएफडी को, किसी इन्वेस्टर को ये सवाल आए और वो ये सवाल एसबीआई म्यूचुअल फंड से पूछना चाहें, तो उन्हें कुछ नहीं करना है, कहीं बात नहीं करनी है, एसबीआई म्यूचुअल फंड की वेबसाइट पे जाएं, एसबीआई मल्टी कैप का पोर्टफोलियो खोलें और उस पोर्टफोलियो में जो स्टॉक्स हैं वो एसबीआई म्यूचुअल फंड की इन्वेस्टमेंट टीम के हाईएस्ट कन्विक्शन आइडियाज उन्हें पता चल जाए। परफेक्ट 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 सर। सर कुछ और जानकारी जो आपको लगता है कि इस फंड से रिलेटेड, ताकि जो हमारे दर्शक हैं जो इसे देख रहे हैं या देखेंगे आने वाले दिनों में, क्योंकि एनएफओ अगले सप्ताह शुरू हो रहा है मंडे से, तो वो डिसीजन ले सकें इस फंड के प्रति, तो कोई और, क्योंकि काफी सारे इंफॉर्मेशन आपने दिए हैं, अगर कोई और चीज ऐसा लगता है कि जो कहना चाहेंगे, ऐड करना चाहेंगे आप? सर एक तो ये कि 14 तारीख को ये ओपन हो रहा है एनएफओ, 14 फरवरी से 28 फरवरी तक ये ओपन है। एक बार इस एनएफओ में हमने 2 एडिशनल फैसिलिटीज भी इंट्रोड्यूस की हैं। अब हमारे फंड हाउस ने ये पहली बार हम फैसिलिटी लेकर आए हैं अपने इन्वेस्टर्स के लिए, अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए, जिसको हम बोलते हैं मित्रा एसआईपी। अब ये मित्रा एसआईपी क्या है? आज की डेट में एमएफडी जब भी इन्वेस्टर के पास जाता है और कोई प्रोडक्ट पिच करता है या कोई प्रोडक्ट सेल करके आता है, तो यूजुअली हमने देखा है कि इन्वेस्टर जो है 2.5-3 साल से ज्यादा इन्वेस्टेड नहीं रहता। और 2.5-3 साल इक्विटी में इन्वेस्ट रहना कोई बहुत लंबा पीरियड नहीं है, उसमें कंपाउंडिंग जितनी हो सकती है नहीं होती। और किसी ना किसी कारण से, चाहे मार्केट गिर जाती है इसलिए डर के बाहर निकल जाता है इन्वेस्टर, या उसको लगता है कि पैसा मैं कहीं और लगा दूं, खर्च कर दूं, क्योंकि लिक्विडिटी अवेलेबल है म्यूचुअल फंड में, वहां से पैसा निकाल। तो ये जो हमने मित्र एसआईपी लॉन्च किया है, इसमें 8 साल, 10 साल, 12 साल, 15 साल का एसआईपी आप कर सकते हैं। आज हमने देखा है एमएफडीज अपने आप को इवॉल्व कर रहे हैं और वो भी फाइनेंशियल प्लान बनाने की कोशिश करते हैं, कम से कम जानने की तो कोशिश करते हैं कि क्या क्या गोल्स हैं इन्वेस्टर। तो गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग के अंदर लॉन्ग टर्म एसआईपी आप अपने इन्वेस्टर का खोल सकते हैं, और साइमल्टेनियसली जब एसआईपी खत्म होगा तब आप इस पैसे को एक लेस वॉलेटाइल प्रोडक्ट में मूव कर सकते हैं और वहां से आप एसडब्ल्यूपी चालू कर सकते हैं। तो आप एंड टू एंड सोल्यूशन अपने क्लाइंट को मित्रा एसआईपी और एसडब्ल्यूपी के जरिए दे सकते हैं। तो यानी आपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, जब उसका कमाने का समय रहा, जब एक्यूमुलेशन फेज आया, तो उसने एसआईपी से एक्यूमुलेट की वेल्थ, और जब उसको पैसे की जरूरत है या जब समझिए वो रिटायर हो गया और उसे अभी डिस्ट्रीब्यूशन फेज अपनी लाइफ का शुरू करना है, तो एसडब्ल्यूपी से डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है। जो भी पैसा उसने इकट्ठा किया है वो वहां से अपना मंथली एक इनकम बांध सकता है थ्रू एसडब्ल्यूपी। तो ये एक अच्छा प्रोडक्ट है सर, अच्छी फैसिलिटी है, जो मुझे लगता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को, लॉन्ग टर्म डिस्ट्रीब्यूटर्स को
बिकॉज डिस्ट्रीब्यूटर के पर्सपेक्टिव से भी एक एंड टू एंड एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बनती है क्लाइंट के साथ। और क्लाइंट हमने देखा है जो गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग करते हैं वो लोग लंबे समय तक इन्वेस्टेड रहते हैं। तो आई थिंक इट इज अ विन विन फॉर अस, इट इज अ विन विन फॉर डिस्ट्रीब्यूटर, इट इज अ विन विन फॉर द क्लाइंट। तो ये एक फैसिलिटी है। एक दूसरी फैसिलिटी है कि लोग कई बोल रहे हैं कि मार्केट में वैल्यूएशन ज्यादा है। जो इंक्रीमेंटल मनी इक्विटी में आ भी रहा है वो यूजुअली एसटीपी के जरिए आ रहा है, ये ऐसा हमने देखा है। वो सही गलत है उसके ऊपर डिबेट कर सकते हैं हम, पर वो किसी और दिन करेंगे। पर आज की डेट में हमें ऐसा लगता है कि इन्वेस्टर्स को ऐसा लगता है कि एक साथ लमसम पैसा इक्विटी में ज्यादा नहीं लगाना चाहिए। तो हमने एक फैसिलिटी इसमें दी है ऐसे इन्वेस्टर्स के लिए जो कि लमसम नहीं लगाएंगे, बिकॉज लमसम भी बहुत लोग लगाएंगे, पर जो नहीं लगाना चाहते वो हमारे यहाँ पे एक स्विच की फैसिलिटी हमने दी है। इनिशियली पैसा आप हमारे ओवरनाइट फंड में ले लीजिए, फंड के आखिरी दिन 50% अमाउंट जो है वो फंड में स्विच हो जाएगा ऑटोमेटिकली, और बाकी 50% जो है वो 6 मंथली इंस्टॉलमेंट्स में फंड के अंदर मूव कर दिया जाएगा ऑटोमेटिक। तो एक इससे एक मेंटल सेटिस्फैक्शन जिस इन्वेस्टर को मिलती है, जो कि जिसे लगता है कि यार वॉलेटिलिटी ज्यादा है, शायद मार्केट और गिर जाएगी, पता नहीं कितनी गिर जाए, मैं एक साथ पैसा ना लगा के इंस्टॉलमेंट्स में पैसा लगाऊं, वो फैसिलिटी भी हमने दी। बहुत बढ़िया सर। आपने जब भी कहा मित्रा एसआईपी, वो सिर्फ इसी फंड के लिए है कि बाकी सारे फंड में भी आप लोगों ने उसे चालू कर दिया, बाकी इक्विटीज फंड में भी सर चालू? वो हर फंड में अवेलेबल है सर। परफेक्ट। शुरुआत हमने इस फंड लॉन्च किया था तो उसे इसके साथ दिया, बट वो किसी भी एसबीआई म्यूचुअल फंड के प्रोडक्ट के साथ वो अवेलेबल। बहुत बढ़िया वो सॉल्यूशन सर आपने कहा कि अच्छा है कि एक्युमुलेशन फेज में इन्वेस्टर्स अपने पैसे को एक्युमुलेट करेंगे, और जब उन्हें लगेगा कि नहीं मुझे पैसे की जरूरत है, विड्रॉल करने की जरूरत है, तो लेस वोलाटाइल, लेस एसेट एलोकेशन, ऐसे एसेट एलोकेशन में फंड को शिफ्ट करेंगे जहां पे इक्विटी कम है, और वहां से एक मंथली बेसिस पे एसडब्ल्यूपी प्लान कर सकते हैं। तो ये काफी अच्छा एक सुविधाजनक अप्रोच होगा। सर आपने जितनी जानकारी दी, उम्मीद करता हूँ कि हमारे दर्शक को समझ में भी आएगा, पसंद भी आएगा, और उसके बेसिस पे वो अपना डिसीजन भी लेंगे इस फंड के बारे में। निश्चित रूप से एसबीआई और आपकी फंड मैनेजमेंट जिस तरह से काम कर रही है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे भी ऐसे ही काम करते रहेगी या आने वाले दिनों में और भी बेहतर काम करेगी। तो एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद, और हम लोग यूं ही मिलते रहेंगे और यूं ही बातें करते रहेंगे। तो थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत थैंक यू। नाइस टॉकिंग टू यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू। अभी आपने संदीप शर्मा जी को सुना, उन्होंने कंप्लीट डिटेलिंग आपको बताया कि किस तरह से एसबीआई मल्टी कैप का जो नया फंड ऑफर है बाकी फंड से क्या डिफरेंस है और क्या सिमिलैरिटी है। मल्टी कैप फंड्स या फ्लेक्सी कैप फंड्स क्या होता है, इसके बारे में डिटेल जानकारी मैंने पहले एक सेपरेट वीडियो में दे चुका हूं। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो काइंडली फिर से उसे देख लीजिएगा। फिर से मैं वही दो चीजें दोहराऊंगा, क्योंकि मैं खुद एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूं। एंड सेकंड, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, प्लीज रीड द ऑफर डॉक्यूमेंट केयरफुली। और मैं ये भी दोहराऊंगा कि आप अपनी जरूरत के हिसाब से समझते हुए, या आप जिस भी प्रोफेशनल के साथ जुड़े हैं उनसे बात करके तब डिसीजन लें कि इस फंड में आपको क्या करना चाहिए। सो थैंक यू वेरी मच। नमस्कार। मल्टी कैप फंड के साथ म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। कृपया प्लान से संबंधित सभी दस्तावेजों को सावधानी से पढ़ें।